नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, आप लोग जो भी 10th बिहार बोर्ड 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों को न डरना है, बिल्कुल डट के रहना है, क्योंकि अब समय आ गया है आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का। तो आप लोगों में थोड़ा डर हो रहा है कि बोर्ड परीक्षा है, क्या होगा नहीं होगा। आपको जो है थोड़ा टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, ये सब कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बिंदास रहना है, खाना है पीना है। हाँ, खाने पीने खेलने कूदने के अलावा आपको सबसे मेन काम पर ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना है, उसके बाद ही आपको टेंशन नहीं होगा। आप जो है सब कुछ करेंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे तो टेंशन तो बिल्कुल होगा। तो पढ़ाई करना, ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करना है, सुबह में 4-5 घंटा करना है, 4 घंटा, दोपहर में 2-3 घंटा करना और शाम को फिर 2-3 घंटा करना है। मतलब कम से कम 8 घंटे आपको पढ़ना है। 8 घंटा जो है आप पढ़ सकते हैं। आप कितना भी काम करेंगे, खाएंगे, फिर भी सोएंगे, फिर भी आपको 24 घंटा का जो है दिन रात होता है। तो कुछ दिन जो है आप लोग थोड़ा मेहनत करके पढ़िए। तो हम लोगों को क्या करना है, डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ जो हैं तो उसमें जो है आपका जो 50% मतलब सभी सब्जेक्ट में जो है ऑब्जेक्टिव आता है, वो ऑब्जेक्टिव हम करवा देंगे यहाँ से। और जब यहाँ आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, जो भी वीवीआई प्रश्न होगा सभी सब्जेक्ट का, मैथ, साइंस, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत करवा देंगे, तो आपको जो है अपने परीक्षा में जब जाएंगे तो 50 नंबर तो आप पहले से पढ़ के गए हैं, रहा 50 नंबर सब्जेक्टिव का, तो उसके लिए भी मेरे पास रास्ता है। मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ उस पर आप लोग थोड़ा थोड़ा काम करिए। जैसे एक साल आप लोगों ने जो पढ़ा उसका रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। आपके पास जो बुक्स हैं या आपके पास जो मतलब मटेरियल है पढ़ाया गया, जहाँ आप पढ़ते थे, वो मटेरियल आप रिवाइज करते रहिए। रही ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ बिलीव करिए, यहाँ रहिए हमारे साथ। निश्चित रूप से विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव हम इस तरह से इतना मजबूत कर देंगे कि आप 50 में 45, 46, 47, 50 में 50 भी बनाने के काबिल आप हो जाएंगे। सभी सब्जेक्ट में, मैथ में भी, साइंस में भी, सामाजिक विज्ञान में, हिंदी में भी, संस्कृत में भी। बस आप लोगों को करना क्या है, थोड़ा मुझे सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और एक अच्छा सा कमेंट करना है। उसके बाद आप लोगों को कोई अदर चीज़ भी चाहिए, जैसे सब्जेक्टिव के लिए आपने कुछ ऐसा चीज़ सब्जेक्ट है जो आपने नहीं पढ़ा, वो अभी इस टाइम में आपको चाहिए, तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं कि सर सब्जेक्ट के लिए ये भी मुझे पढ़ा दीजिए। ये जो है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस का ये आपका दूसरा सेट है। सेट जो है ये दूसरा का दूसरा पार्ट होगा, मतलब ये लगभग चौथा वीडियो है। सेट दूसरा का जो है सेकेंड का ये जो है सेकेंड वीडियो है। इसमें हम लोग 41 to 80 क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले सेट सेकेंड का पहला पार्ट हमने देख लिया, उसमें 1 to 40 क्वेश्चन देखे। अब ये सेट सेकेंड का दूसरा पार्ट होगा और इसमें हम लोग 41 to 80 क्वेश्चन देखेंगे। और इससे पहले बहुत सारा मतलब सेट हो चुका है जो वीवीआई क्वेश्चन है उसका, आप लोग पहले उसको जा करके देख लीजिए और फिर ये देख लीजिए। आगे जो है बने रहिए, निश्चित रूप से आपको सारा कुछ मिलेगा। बस देखिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप डरिए नहीं। डरेंगे, देखिए डरने के बाद क्या हो जाता है ना, आपका कॉन्फिडेंस यूं ही लूज हो जाएगा, जो आपको आता है वो भी आप भूल जाएंगे। आपको क्या करना है, डरना नहीं है, बस मेरे साथ बने रहना है। आपको जो है किसी भी तरह की कोई समस्या है, कैसे डर लग रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, मोटिवेशन में कमी है, तो मैं मोटिवेशन भी आपका करूँगा। और जिस भी मतलब ये समझिए ना कि मैं आपका टीचर हूँ, गुरु हूँ, तो गुरु की तरह आपके लिए हर तरह से हेल्प करूँगा। आपको जो है अगर किसी भी तरह की बातें करनी है या मतलब कैसे मैनेज किया जाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करिए, बस आप 2 महीना है तो आप जो है मुझे कॉल भी कर सकते हैं 8271859877। इस पर जो है व्हाट्सएप पे मैसेज लिख सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके बात भी कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो हम लोग देख लेते हैं। आज जो है हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे 1 नंबर क्वेश्चन से। हमने 40 तक देख लिया है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन जो है एक बार देख लेते। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय मापने की निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ हैं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन है ए आय विधि, बी उत्पादन विधि, सी व्यय विधि और डी है उपयुक्त सभी। मैं इससे पहले वाली जब सेट बताया था तो उसमें इसका आंसर मैं बता दिया था। इसका आंसर मैं इसमें नहीं बताने वाला हूँ। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो आप चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि आय और उपभोग का अंतर कहलाता है। जो आय होता है और उपभोग होता है उसका अंतर। आय का मतलब क्या है, जैसे आप जितना कमाते हैं, और उपभोग का मतलब क्या, आप जितना खर्च करते हैं। खर्च किसी भी चीज़ पे हो,
चाहे आप स्कूल जाने के लिए खर्च हो, आप पेट पूजा करने के लिए जो खर्च करते हैं खाने पीने के लिए, या आप अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च करते हैं, या आप अपने बॉयफ्रेंड पर जो खर्च करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोग बोलते हैं। और उस दोनों के बीच का अंतर मतलब आपने कितना कमाया और आपने कितना खा लिया, उसके बीच का अंतर जो होता है क्या होता है, बचत होता है, विनियोग होता है, सी है उपभोग की प्रवृत्ति होती है, डी इनमें से कोई नहीं। इसको मैं बता दिया हूँ। चलिए इसमें जो है बता ही देते हैं कितना क्वेश्चन आप लोगों पे रखेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन का आंसर मतलब 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो है इसे हम लोग बचत बोलेंगे, बचत ही बोलेंगे ना। सिंपली ऐसे सोचिए, आपने कमाया, आपने खाया, जो बचा बचत हो गया, है कि नहीं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साख के निम्नलिखित में से कौन से आधार हैं। साख का आधार पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से आधार हैं। ए है विश्वास, बी है चरित्र, सी है चुकाने की क्षमता और डी है उपयुक्त सभी। तो साख के आधार पूछ रहा है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें जो है विश्वास भी होगा, नहीं कहता है कि साख बचा लें, तो चरित्र भी होता है और चुकाने की क्षमता भी होती है। तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन मतलब 43 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि इनमें कौन संस्थागत वित्तीय संस्था है। ये जो दिया हुआ है इनमें कौन संस्थागत वित्तीय संस्था है, कौन है। महाजन है, सहकारी बैंक है, व्यापारी है और सेठ साहूकार हैं। 43 देखिए महाजन जो होता है ये इसमें जो संस्थागत वित्तीय संस्था है, संस्था तो नहीं होती है, बस महाजन, आपने किसी से पैसा लिया वो आपका महाजन होता है। सहकारी बैंक, व्यापारी भी नहीं और सेठ साहूकार भी नहीं। ये सहकारी बैंक जो होता है यही क्या होता है, वित्तीय संस्थागत वित्तीय संस्था है। तो आपका 43 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 मतलब 44 नंबर जो प्रश्न है वो आपको क्या कह रहा है। कह रहा है कि भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में किसके लिए ऋण मुहैया कराती है। भूमि विकास बैंक जो होती है वो किसके लिए ऋण मुहैया कराती है, मतलब किसके लिए कर्ज देती है भूमि विकास बैंक। ट्रैक्टर के लिए, पावर प्लांट के लिए और पंपिंग सेट के लिए और उपयुक्त सभी। ट्रैक्टर आप जानते हैं, ट्रैक्टर हल जोतने में, खेत जोतने में यूज किया जाता है, और उसके बाद जो खेत जोतने के बाद जो हम लोग दौनी करते हैं उसके लिए। पावर प्लांट आप जानते ही हैं। पंपिंग सेट जो मतलब खेत पटाने के लिए होता है, पानी जो देता है, ये पंपिंग सेट हो गया। तो उपयुक्त सभी किसके लिए देगा, तो अगर वो जो है भूमि विकास बैंक है तो सभी कुछ के लिए देगा। मतलब 44 का जो है आपका डी ऑप्शन सही होगा। 45 नंबर कह रहा है कि बिहार एक राज्य है, ठीक है। कैसा राज्य है, उद्योग प्रधान है, पशुपालन प्रधान है। ये पशु लिखा हुआ है लेकिन असल में ये पशुपालन प्रधान होगा, खनिज प्रधान होगा और कृषि प्रधान होगा। तो आप बिहार से हैं, आप बिहार के बच्चे हैं, तो आपको पता ही होगा कि बिहार में जो है उद्योग धंधा तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ के जो भी नेता सब हैं वो चट कर जाते हैं, ठीक है। खनिज भी है नहीं ज़्यादा, प्रधान मतलब पशुपालन प्रधान और कृषि, तो मेन आपका कृषि ही होगा। मतलब सभी लोग जो हैं कृषि में ही इन्वॉल्व होते हैं, तो इसीलिए 45 का जो आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 ये 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। मतलब भारत में जो है सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए 2 भाग में, बी 4 भाग में, सी 6 भाग में और डी है 8 भाग में। तो 46 सेवा क्षेत्र को जो है 2 भागों में बांटा जाता है। याद रखिएगा ये जो है प्रश्न, जो भी प्रश्न है आपके परीक्षा मतलब मैट्रिक बोर्ड का जो परीक्षा होने वाला आपका फरवरी में, उसके दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको भूलते हैं तो फिर आप झूलते हैं, समझे। आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आपको पढ़ना है। ये नहीं कि सर डरना नहीं है बिल्कुल भी और पढ़ना भी नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा नहीं है। पढ़ना है आपको, बस डरना नहीं है बिल्कुल भी। हम आपके साथ हैं। ऑब्जेक्टिव तो यूँ चुटकी में हम करवा ही देंगे। आपका 50% यहाँ से फिक्स हो जाता है, बचता है आपका 50%। उस 50% के लिए आपको मैं रास्ता बता ही रहा हूँ। आपके साथ अभी हैं ही, एग्ज़ाम तक हैं, और आपको निश्चित रूप से मैं इस तरह से आपका कर दूंगा सारा कुछ कि आपको एग्ज़ाम जाते जाते आपको लगा यूँ चुटकी में जाएंगे और चुटकी में एग्ज़ाम दे के चले आएंगे। चलिए अब क्वेश्चन है 47। कह रहा है कि वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में से किसके प्रवाह से है। वैश्वीकरण के बारे में पूछ रहा है कि अर्थ जो है निम्नलिखित में किसके प्रवाह से है। ए पूंजी, बी वस्तु, सी है प्रौद्योगिकी एवं विचार और डी है उपयुक्त सभी। 47
तो देखिए वैश्वीकरण मतलब विश्व में जो है वैश्वीकरण किसके प्रभाव से है, पूंजी के प्रभाव से है ही, वस्तु के प्रभाव से भी है, प्रौद्योगिकी के विचार के प्रभाव से भी है। तो उपयुक्त सभी आपका 4 ऑप्शन सही होगा। 48 नंबर का रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, नई आर्थिक नीति, ठीक है। तो कह रहा है कि किसे सम्मिलित किया गया है, ए उदारीकरण को, बी निजीकरण को, सी है वैश्वीकरण को और डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है नई आर्थिक नीति जो 1991 ईस्वी में आई थी, तो इसमें जो है उदारीकरण भी था, निजीकरण भी था और वैश्वीकरण भी था। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, भूलिएगा नहीं, नई आर्थिक नीति में सभी। चलिए 49 नंबर 49 नंबर प्रश्न देख लेते। कह रहा है कि भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। 49 जो है कह रहा है कि भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए 1986 में, बी 1980 में, सी है 1987 और डी है 1988 ईस्वी में। 49 का तो भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो है 1986 ईस्वी में हुई थी। आपका ए ऑप्शन सही है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये जो 50 नंबर प्रश्न है क्या कहता है भैया, देख लेते हैं। कौन सी बड़ी बात है, इतना हमने देख लिया तो 50 नंबर को भी देख ही लेंगे। कह रहा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के बारे में पूछ रहा है। 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल और 22 अप्रैल। तो 50 का जो आपका सही ऑप्शन होगा 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बृहत क्षेत्र में जल की उपलब्धि के कारण पृथ्वी को कहते हैं। मतलब बृहत माने बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपलब्धि के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। उजला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं। बच्चे से आप लोग पढ़ते होंगे कि पृथ्वी को क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पानी की अत्यधिक उपलब्धता के कारण, जल की अत्यधिक उपलब्धता के कारण पृथ्वी को क्या बोलते हैं। पृथ्वी में आप जानते होंगे 3 हिस्सा में क्या है, पानी है, ठीक है। तो 71% भाग में क्या है, पानी है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। तो आपका 51 का सेकेंड ऑप्शन सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्यूमिनियम का आपको जो है पढ़े ही होंगे। कह रहा है कि देखिए मैग्नीज, मैग्नीज, टीन, लोहा और बॉक्साइट। 52 नंबर प्रश्न। तो बॉक्साइट, एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये जो आपको 2-4 याद करना पड़े, जैसे लोहा का क्या होता है, एल्युमिनियम का क्या होता है, ये चीज़ें आपको 2-4 याद करना पड़ेगा। याद कर लेंगे आप लोग। यहाँ जो मैं बता रहा हूँ तो बता ही रहा हूँ, और जो बोल रहा हूँ उस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। कह रहा है सिंधु जल समझौता कब हुआ था। सिंधु जल समझौता जो है कब हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं ए 1950, बी 1955, सी 1960 और डी है 1965 ईस्वी। तो आपको 53 का जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा। मतलब सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी का हुआ था। ग्रेफाइट को और किस नाम से भी जाना जाता है। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट आप जानते हैं, आप जो पेंसिल यूज करते हैं उसमें जो जिससे लिखते हैं, तो ऐसे नहीं लिखते हैं तो लिखा जाता है, वो क्या है, वो ग्रेफाइट ही है। को और किस नाम से जाना जाता है, ए जिप्सम के नाम से, बी थोरियम के नाम से और प्लम्बर्ग के नाम से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 54 का जो है ग्रेफाइट को किस नाम से जाना जाता है। 54 का जिप्सम के नाम से। इसमें थोड़ा डाउट है, चलिए देख लेंगे इसको फिर से। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर से एक बार देख लेंगे। कह रहा है कि 55 नंबर, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन जो है पेरिस, स्टॉकहोम, मॉस्को और न्यूयॉर्क में। तो ये जो है प्रथम शिखर सम्मेलन जो है आपको पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। 55 का जो है आपका बी ऑप्शन, मतलब स्टॉकहोम में हुआ था। 56 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग। 56 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 56 देख लेते हैं। 56 का रहा है 56 नंबर क्वेश्चन। दामोदर घाटी योजना के निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था। दामोदर घाटी
योजना जो है निर्माण किया गया, उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? सिंचाई की व्यवस्था करना, बाढ़ों पर नियंत्रण रखना, मत्स्य पालन करना और उपयुक्त सभी। तो 56 नंबर दामोदर घाटी नदी परियोजना जो है निर्माण किया गया था, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था सिंचाई की व्यवस्था करना, बाढ़ों पर नियंत्रण करना और मत्स्य पालन करना। मतलब सभी कारण सही था। चलिए 57 नंबर कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ये तो आप खुद पशु हैं, मतलब आप ये तो जानते ही होंगे। ये है बैल, भालू, बाघ और शेर। 57 नंबर ये तो आप बिल्कुल जानते होंगे, बाघ है। ठीक है, क्या है? बाघ है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। चलिए डी ऑप्शन इसका सही है, 57 का डी ऑप्शन सही है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 का रहा है कि आम के उत्पादन में, आम आप तो जानते होंगे बिहार में आम का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? मतलब आम सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? पाकिस्तान, भारत, चीन और अफगानिस्तान। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर यहाँ ये होता है कि विश्व में आतंकवादी का उत्पादन कौन करता है तब पाकिस्तान हो जाता, लेकिन यहाँ तो आम पूछ रहा है, तो आम के क्षेत्र में भारत ही होगा, इसलिए हम लोग भारत को ही टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। 59 नंबर ये कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? कृषि से संबंधित उद्योग पूछ रहा है। जूट, सीमेंट तो नहीं हो सकता है। लोहा, इस्पात, क्या हम लोग लोहा खेत में उपजाते हैं? किसान उपजाते हैं लोहा? नहीं। सीमेंट उपजाते हैं? नहीं। उर्वरक, क्या हम लोग खाद जो है खेत में डालते हैं? उर्वरक क्या घर में उपजाते हैं, खेत में उपजाते हैं? नहीं। हम लोग क्या उपजाते हैं? किसान भाई क्या उपजाते हैं खेत में? जूट उपजाते हैं। तो आपका 60 का जो है ए ऑप्शन ही सही होगा। 61 कह रहा है कि बिहार में पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? कौन सा? पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र पूछ रहा है, कहाँ है? ए है पटना, बी है बरौनी, सी है मुजफ्फरपुर और डी है भागलपुर। तो 61 का जो है पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र है बरौनी में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 62 नंबर कह रहा है कि रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है? जो रेशमी वस्त्र होता है उसका मुख्य केंद्र कहाँ है? दिल्ली, कानपुर, भागलपुर और लखनऊ। 62 नंबर तो भागलपुर, रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र भागलपुर में है। 62 का जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा। 63 कह रहा है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? ए है सूरत को, बी है गांधीनगर, सी है मुंबई और डी है अहमदाबाद। ठीक है, तो 63 का जो आपका सूरत को सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं, याद रखेंगे इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 64 नंबर 64 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो लाइन सेवा उपलब्ध है? मेट्रो लाइन सेवा जो है किस शहर में उपलब्ध है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन है ए कोलकाता एवं दिल्ली, बी है दिल्ली एवं मुंबई, सी है कोलकाता एवं चेन्नई, डी है दिल्ली एवं बेंगलुरु। 64 देखिए आपका 64 का जो है भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो आपके ऑप्शन है कोलकाता एवं दिल्ली। कोलकाता में है भी, दिल्ली में भी है, दिल्ली एवं मुंबई, दिल्ली मुंबई में है, कोलकाता एवं चेन्नई, दिल्ली एवं बेंगलुरु। देखिए यहाँ जो है ये ऑप्शन देने में थोड़ा गलती है, क्योंकि कोलकाता में भी मेट्रो रेल सेवा है, दिल्ली में भी मेट्रो रेल दिल्ली में भी है, तो ये तो होगा ही, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी, ये भी होना चाहिए। कोलकाता एवं चेन्नई, ये चेन्नई में नहीं है, दिल्ली एवं बेंगलुरु यहाँ भी है, तो ये होना चाहिए इसमें, लेकिन नहीं दिया हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि ए, बी और डी ये जो है यहाँ है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 कह रहा है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, किस वर्ष दिया गया था? 65 नंबर ये जो है 2005 ईस्वी को दिया गया था। इसका डी ऑप्शन सही है। 65 का जो है डी ऑप्शन सही है, याद रखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन 66वीं नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है? कह रहा है कि
निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थान माने पूर्वी पश्चिमी गलियारे के से जुड़े हुए हैं? कौन सा दो, मतलब दो जो है दूर का स्थान है लेकिन पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं ए मुंबई नागपुर, बी है सिलचर तथा पोरबंदर, सी है मुंबई और कोलकाता, डी है नागपुर तथा सिलीगुड़ी। तो इसका जो सही होगा पूर्वी पश्चिमी गलियारा, मतलब पूर्वी पश्चिमी का देखिए इंडिया जो है, इंडिया के पूर्वी पूरे एकदम ईस्ट पार्ट और पश्चिमी पार्ट को कौन जोड़ता है? मुंबई तथा नागपुर, सिलचर तथा पोरबंदर, मुंबई कोलकाता, नागपुर और सिलीगुड़ी। तो 66 का जो आपका सही ऑप्शन होगा ये बी होगा, मतलब सिलचर और पोरबंदर जो है ये पूर्वी पश्चिमी गलियारे से क्या है, जुड़े हैं। 67 नंबर 67 नंबर का प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? कौन सा परियोजना? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? आपके ऑप्शन है ए बेतिया, बी है वाल्मीकि नगर, सी है मोतिहारी और डी है छपरा। तो गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? 67 नंबर ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है वाल्मीकि नगर, यहाँ निर्माण हुआ है गंडक परियोजना का, बिहार में एक। ये याद रखेंगे आप लोग, इसको भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? ये जो कांटी तापीय विद्युत परियोजना है, आपके ऑप्शन है पूर्णिया, बी सिवान, सी है मुजफ्फरपुर और डी है पूर्वी चंपारण। तो ये जो है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में? 68 का जो है आपका सी ऑप्शन सही है, मुजफ्फरपुर। 69 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सिगरेट का कारखाना कहाँ है? सिगरेट के कारखाने के बारे में पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है ए मुंगेर में, बी पटना में, सी है शाहपुर में और डी है गया में। 69 नंबर। तो सिगरेट का कारखाना जो है आपका मुंगेर में है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। और अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, मतलब जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था तो बिहार में एक नियोजित नगर था। कौन था? पटना, मुंगेर, टाटा नगर और गया। 70 का जो है सी ऑप्शन सही है, टाटा नगर। अब पटना की स्थिति तो देखते ही हैं कि कितना नियोजित है, मुंगेर जानते ही हैं और गया भी जानते हैं, तो टाटा नगर ही एक जो क्या था, नियोजित शहर था। ये अविभाजित, मतलब जब बिहार झारखंड का विभाजन नहीं हुआ था उस टाइम की बात है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर मतलब 71वां प्रश्न आपको क्या कह रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है 71वां प्रश्न? 71 नंबर प्रश्न को एक बार देखेंगे। कह रहा है कि पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। 71 पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर पूर्व, बी दक्षिण पूर्व, सी है उत्तर पश्चिम और डी है दक्षिण पश्चिम। तो 71वां का जो आंसर होगा ये उत्तर पश्चिम आपका सही होगा। देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए, ये आप लोगों के चलन में नहीं है, इसलिए ये प्रश्न थोड़ा आपको कठिन हो सकता है, लेकिन 2 बार आप इसे देख लेंगे। एक बार बैक करके देख लीजिए, एक बार पढ़ के देख लीजिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। 71 का सी ऑप्शन उत्तर पश्चिम। 72 बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ए फ्लोराइड, बी क्लोराइड, सी आर्सेनिक और डी है लोहा। तो 72 का जो है ये आर्सेनिक, इसके मात्रा मतलब जल में जो है अत्यधिक दोहन से जल के संकेंद्रण में जो है आर्सेनिक बढ़ा और इससे जो है खतरनाक बीमारी भी होती है, कैंसर तक भी बातें पहुंच जाती है, इसलिए बहुत ही खतरनाक है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ए 15%, बी 20%, सी है 25% और डी है 7%। 73 नंबर क्वेश्चन। तो बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में? 7%।
ठीक है, याद रखेंगे इसको। 73 का जो है डी ऑप्शन सही होगा। चलिए देख लेते हैं 74। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है ए संसाधन संग्रहण से, बी संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, सी है संसाधन के नियोजित दोहन से और डी है इनमें से कोई नहीं। 74 का जो है बी ऑप्शन सही है, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है। नहीं, समुद्र में जो ज्वार भाटा उठती है तो उससे क्या होता है, एनर्जी उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो उसी ज्वारीय ऊर्जा के बारे में बात हो रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ए पुनः पूर्ति योग्य, बी मानवकृत, सी है अजैव और डी है अचक्रीय। ठीक है, 75 नंबर तो पुनः पूर्ति योग्य। ऐसे ज्वार भाटा उठता रहता है तो ये एक बार उठा खत्म, फिर उठा फिर, मतलब पुनः पूर्ति योग्य होता है। चलिए 76 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी जो आती है, आप सुने होंगे, जो कोलकाता साइड में, उड़ीसा में, हमारे तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, भारत में हमेशा सुनामी आपको देखने को मिलता ही रहता है। तो सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है। ए समुद्र में भूकंप आना, बी स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, सी है द्वीप पर भूकंप का आना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 76 का जो है आपका समुद्र में भूकंप आने से क्या होता है, सुनामी आता है। इसको याद रखेंगे, ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। 77 नंबर। 77वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। सूखे की स्थिति जो होती है किस प्रकार आती है। ए अचानक आती है, बी पूर्व सूचना के अनुसार आती है, डी धीरे धीरे आती है। इनमें से कोई नहीं। आप लोग मतलब गांव से जो होंगे वो समझते होंगे कि सुखाड़ हो जाता है। क्या होता है कि जब खेती होना स्टार्ट होता है तो वर्षा नहीं होती है, तो लोग नहीं बोलते हैं कि सुखाड़ पड़ गया इस बार, अब खेती कैसे होगा। तो वही यहाँ कह रहा है। तो ये नहीं होता है कि अचानक का मतलब क्या है, मतलब आज पानी है और कल सुखाड़ हो जाएगा, अचानक आती है, ऐसा नहीं होता है। पूर्व सूचना मतलब सुखाड़ आएगा तो अब अगला साल सुखाड़ होगा कि नहीं, आज आपको जो है इंद्र देवता जो है फ़ोन करके बोल देंगे, हाँ सूरज जी, या आपका जो भी नाम है आप अपना नाम लेकर के, हाँ सुरेश जी, क्या कहते हैं, पूर्व सूचना दे देते हैं कि अगला साल हम जो है बारिश नहीं देंगे। ऐसा होता है नहीं, तो क्या होता है, धीरे धीरे होता है कि नहीं। चलिए 70 मतलब क्या होता है, पहले बारिश होती है, फिर कम होती है, फिर कम होती है, फिर कम होती है, इस तरह से कम होते होते बहुत कम होती है, बहुत कम होगी तो क्या हो जाएगा, उसी स्थिति को हम लोग सुखाड़ बोलते हैं। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी। 26, ये देखिए ये भी प्रश्न जो है रिपीटेड है। इससे पहले वाले सेट में भी हमने ये प्रश्न देख लिया है और इस सेट में भी ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोगों को इसका आंसर मुझे बताना पड़ेगा। प्रश्न लेकिन देख लेते हैं। 78 नंबर। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी। ए पश्चिम एशिया, बी प्रशांत महासागर, सी है अटलांटिक महासागर, डी है बंगाल की खाड़ी। 78 का, तो 78 का जो है डी ऑप्शन ही सही होगा, बंगाल की खाड़ी। चलिए 79 नंबर प्रश्न देखते हैं, मतलब 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। आप सुनते होंगे कि कहीं आग लग जाती है, मकान हो, बस्ती हो या कहीं भी आग लगती है, तो उस परिस्थिति में, आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। ए अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, बी दरवाजे खिड़कियां लगाना चाहिए, डी आग बुझने तक इंतजार करना चाहिए। मतलब आग कहीं लग गया तो आप बैठ करके वहाँ और देखते रहिए कि आग कब बुझ रही है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, ये तो आपको खुद आना चाहिए, ये तो मैं बताऊंगा नहीं। जब आग लगेगी तो हम लोग तुरंत अग्निशामक यंत्र वाले को फ़ोन करेंगे ना कि भैया दौड़ के और जल्दी, यहाँ बड़ी ज़ोर से आग लग गई है, सब कुछ जल जाएगा। वो तुरंत मशीन लेके आएगा, पानी ऐसे यूँ डाल देगा, क्या होगा, आग बंद, तो क्षति कम होगा।
दरवाजे खिड़कियां लगाना शुरू करेंगे, मतलब आग लग जाएगा तो हम लोग दरवाजे खिड़कियां, मतलब धुआं अंदर में भर जाएगा, जो लोग होंगे दम घुट के मर जाएगा, वो करेंगे? या आग बुझने तक इंतजार के देखेंगे आग लग गया, अब हम बैठे हुए हैं देख रहे हैं, ओहो बहुत मज़ा आ रहा है, आग लगा हुआ है, सो करेंगे? नहीं करेंगे। करेंगे क्या? तो अग्निशामक यंत्र वाले को फ़ोन करेंगे कि भैया दौड़ के आइए, आग लग गई है, बुझा दीजिए। ठीक है, तो 79 का जो है ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे आप लोग से। 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? रिमोट सेंसिंग उपग्रह मतलब जो उपग्रह आप सुने होंगे, जो ऊपर में हम लोग, हमारे जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, उपग्रह भेजते हैं किसी वर्षा का मुआयना करने के लिए, या पृथ्वी पर जो है मतलब किसी भी चीज़ के मुआयना के लिए, या उपग्रह भेजते हैं। यहाँ जो हम लोग अभी हम यहाँ बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और आप अपने घर में देख रहे हैं, तो वो कैसे हो रहा है? ये भी उपग्रह से ही जो नेटवर्क भेजा जाता है उसी से संचालित होता है। आप रेडियो सुनते हैं, वो भी किसी न किसी उपग्रह से कंट्रोल होता है। तो एक होता है रिमोट सेंसिंग उपग्रह, मतलब रिमोट से उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल कर सकते हैं। किस लिए होता है? सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? ए, दूर संचार के लिए, बी, मौसम विज्ञान के लिए, सी है संसाधनों की खोज के लिए, एवं डी है दूरदर्शन के लिए। 80 तो संसाधनों की खोज के लिए जो है मतलब 80 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। 80 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है सी होगा। संसाधनों की खोज के लिए हम लोग रिमोट सेंसिंग उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग करते हैं। चलिए बताइए आप लोगों को ये प्रश्न इतना 41 से 80 तक हम लोगों ने देखा, ये कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए, और आगे आप लोगों को क्या चीज़ ज़रूरत है, अगर मैथ में कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ नहीं आया है, या ये लास्ट टाइम है, 2 महीने का टाइम है, बहुत कम टाइम है, तो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके छूट गए मैं वो कवर करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करना है। आपके जो चुन्नू मुन्नू दोस्त हैं, आपके जो भी मित्र हैं, आपके जिस स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ 10th का बच्चों का तो ग्रुप होगा, उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए पहले इसको फटाफट शेयर करिए, तो शेयर करिए जल्दी, वो सब भी देखेंगे, आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है, वो लोग भी देखेंगे। और ऑब्जेक्टिव जो मतलब 500 नंबर का आपका पूरा एग्ज़ाम होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़ करके, एक क्या होता है, एक जो है मतलब वैसे भी लोग ऑप्शनल कुछ रख लेते हैं, आप भी रखे होंगे कुछ ना कुछ, इकोनॉमिक्स कोई रखता है, कोई मैथली रखता है, कोई कुछ रखता है, तो आप भी कुछ ना कुछ रखे होंगे, तो उसको छोड़ कर। लेकिन मेन जो होता है उससे रिजल्ट पे कोई प्रभाव, उसमें अगर 100 में 100 भी आ गया तो आपको रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं, 100 में 10 भी 20 भी 50 भी आ गया तो आपके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं उसका पड़ता है। लेकिन जो मेन पेपर 5 सब्जेक्ट का आप एग्जाम देंगे उसका आपको प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 250 का मतलब 50% आपका ऑब्जेक्टिव आता है, तो 50% हम यहाँ 2 महीने में, एक तरह से ये समझिए ना कि बबुआ हम तोहार ठेकेदारी ले लिए हैं। ठीक है, हम वो जो 250 नंबर का तैयारी करवाइए देंगे, बस तुमको करना क्या है, तो ये शेयर कर दो अपने दोस्तों सबको, जो भी दोस्त है ना उसको शेयर करो, उसको बताओ कि यहाँ सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और ये जो ऑब्जेक्टिव होगा आपके बोर्ड परीक्षा में जो पूछा जाएगा मैट्रिक में, वो यहीं से आएगा। और इसको देखिए कैसे करेंगे, जितना भी ऑब्जेक्टिव है मेन वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आपका जो बुक है हर एक चैप्टर से हम लोग पूरा मतलब गहन अध्ययन करके देखेंगे, ये आपका आने वाला है, वो सारा हम यहाँ प्रोवाइड करवा देंगे। आप उसको पढ़ लेंगे, 2-4 बार वीडियो देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा, परीक्षा में जाएंगे OMR शीट मिलेगा, 67 पूरा भर देंगे। ठीक है, और जब ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा आपके पास टाइम अधिक रहेगा, और जो अधिक टाइम बचा हुआ रहेगा उसमें क्या करेंगे, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर लिखेंगे, बढ़िया से एकदम बढ़िया से सोच के लिखेंगे, जो पूरा का पूरा नंबर मिले सब्जेक्टिव में भी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, एकदम फलना बाबू का बेटा जो था वो बहुत अच्छा मार्क्स लाया है कि नहीं, तो आपका भी इज्जत बढ़ जाएगा, नाम होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, डरना नहीं है। क्या है, डरना नहीं है। जो डर गया वो सर गया, समझ गया ना तो आप लोगों को डरना नहीं है, बस यहाँ आके पढ़ना है, डरना नहीं है, पढ़ना है। आप पढ़ते रहिए, आपका निश्चित रूप से तैयारी हो ही जाएगा। देखिए थोड़ा मतलब पैटर्न भी अच्छा, 50 आपका ऑब्जेक्टिव है। देखिए ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे
तो आपको एक प्रश्न का उत्तर देंगे, आपको 1 नंबर मिलेगा। आपने अगर वो नहीं पढ़ा है, आपको उत्तर नहीं आता है, तो आपको वहाँ 0 मिल जाएगा। इसी तरह से आपने अच्छा से नहीं पढ़ के जाएंगे तो आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव ही आपका खेल बनाता है और ऑब्जेक्टिव ही खेल ख़त्म करता है, समझे। तो ऑब्जेक्टिव को आप इस तरह से बना लीजिए कि आपका खेल बना दे, न कि आपका खेल बिगाड़े। उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। रोज़ सुबह, दोपहर, शाम कभी भी यूट्यूब पर जो वीडियो आता है मेरा ऑब्जेक्टिव का लेक्चर, उसको आप लोगों को देखना है। बढ़िया से ध्यान थोड़ा मतलब इसी पे देना है। ये नहीं कि खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, झगड़ रहे हैं और मतलब वीडियो भी देख रहे हैं। आपको थोड़ा देर जो है बढ़िया से पाँव हाथ धो लीजिए, साइड में कहीं बैठ करके आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना आपके पास टाइम है उसको देखिए बढ़िया से। 1-2 रोज़ देख लीजिए और सभी वीडियो को आपको कम से कम 2 से 3 बार देखना है, तो ही आपको क्या होगा, ये चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। ये आपका जो है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का दूसरा सेट का दूसरा पार्ट, मतलब ये चौथा वीडियो हो गया सामाजिक विज्ञान के लिए। हमने 2 सेट पूरा कंप्लीट कर लिया है। हिंदी भी 2 सेट कंप्लीट कर लिया, साइंस भी 2 सेट कंप्लीट कर लिया। अब मैथ हम लोग 2 सेट कंप्लीट करेंगे, उसके जस्ट बाद तीसरा सेट आएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपका दिन शुभ हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप बोर्ड परीक्षा में टॉप करें। एक और चीज़ देखिए, जो बच्चे को 50 में 50 मार्क्स सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव में आएगा, उसको हमारी संस्था की तरफ से 5G फ़ोन गिफ्ट किया जाएगा। आप लकी विनर बनना चाहते हैं तो आज से ही आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आपको अकेले मेहनत नहीं करना है, मेरे साथ मेहनत करना है। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, इसी वीडियो को आपको देखना है, याद करना है, तो आप वो लकी विनर बन सकते हैं 5G फ़ोन जीतने वाले। आपको फिर मेरे स्टूडियो आना होगा, यहाँ हम बुलाएंगे, आपसे बातचीत भी होगी। चलिए आगे की बात आगे करेंगे, लेकिन अभी आपको पढ़ना है। इसको पढ़िए, शेयर करिए।